Hello dear students, welcome back to your own YouTube channel NIOS Vision Point। और मैं हूँ आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मैम, केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री मेंटर एंड वेलकम बैक टू दी NIOS। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर देख चुके हैं और आपको उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर से देखिएगा। और इससे क्या होगा कि आप अपने आप को यहाँ पे कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ाई क्या है, एक रेगुलर मैनर में जब चलती है तो चीज़ें और भी आसान हो जाती है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर इट इज़ रिक्वायरमेंट और मेरे आपको सजेशन है कि आप बाकी वीडियोस को जरूर देखें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि हमने पिछले टर्म पे जो वीडियो था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था। आई होप आप सब कर पा रहे होंगे उसे, और उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब आते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा, नहीं भी किया है तो जरूर इसको देखिए कि कैसे आप करोगे इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली में पिछले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल की क्यों हम मोल को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लोगों ने जाना था। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ईच H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल ऑफ सल्फर और आपको बताना है कि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। जब आपने 1 मोल लिया, ठीक है, तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ H2SO4 यानी कि ये होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने सल्फर एटम, कितने मोल्स होंगे और कितना आपका ऑक्सीजन का एटम होगा। तो बड़ा ही सिंपल से आप इसको बता सकते हो। इसमें आप देखिए कि कितने आपके सल्फर के एटम है। तो आपने देखा कि इसमें जो सल्फर है वो क्या है, 1 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 मोल आपका यहाँ पे सल्फर एटम है। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो आपका 4 मोल यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है आपके H2SO4 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज 1 मोल ऑफ, अगर आप लेते हो 1 मोल ऑफ H2SO3, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितने मोल आपके सल्फर एटम हैं और कितने मोल आपके ऑक्सीजन है, तो वो आप अब आसानी से बता लोगे, क्योंकि अभी अभी हमने आपके डिस्कस किया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 मोल आपका क्या है, यहाँ पे सल्फर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर, और कैसे इसे किया जाता है। और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हम मोल के बारे में बात करते हैं तो मोल क्या है, एक क्वांटिटी है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। और 1 मोल बराबर कितना होता है, हमने आपको कहा था, आपको ध्यान भी रखना है और इसको याद भी करना है। वो ये है कि 1 मोल जो होता है वो आपका होता है, कोई भी अगर 1 मोल का है तो आपके दिमाग में जो फिगर इंस्टेंट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10 की पावर 23। इतनी बड़ी क्वांटिटी की बात आपसे की जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे 1 मोल अगर आपके पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसमें सल्फर का कितना मोल है, तो आप आसानी से बता लोगे कि यहाँ पे भी जो सल्फर है मैम वो क्या है, 1 मोल आपका क्या है, सल्फर, और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल। 2 मोल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, अच्छे से वीडियो को देखा है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लॉजिक अप्रोच क्या यहाँ पे समझना है, वो ये है कि जिस फॉर्मूला में जितने अमाउंट में ये दिया हुआ है उतने मोल्स में उसकी प्रेजेंस होगी। जब हम कहेंगे कि 1 मोल ये है, अगर यहीं पे 2 मोल हो जाता तो क्या होता, तो आप डबल कर देते इसे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, और आप इसकी सोल्यूशन आपने देख लिया है, कैसे करते हैं वो आपने समझ लिया। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बेस्ड अपॉन योर मोल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या आपसे पूछ रहा है, क्या जज कर रहा है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे है, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH,
हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ इट। आपको बताना है कि 120 ग्राम ऑफ NaOH में कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब भी मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, वो ये है कि मोल से रिलेटेड आपने क्या फॉर्मूला किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिख रही हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला हमने पढ़ा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो बराबर होता है गिवन वेट, जो भी गिवन वेट आपके क्वेश्चन में आपको दिया है, ये गिवन मास अपॉन, ठीक है, अपॉन आप इसका क्या निकालोगे, मोलर मास, ठीक है, mm मैंने लिख दिया मोलर मास। जब आपको वेट दिया है और आप उसको किसी भी कंपाउंड का दे तो उसका आप मोलर मास निकाल ही लोगे, क्योंकि आपने हमारे साथ तैयारी की है और सीखा है। और NaOH के लिए ये जो हम आपके सेगमेंट लाए हैं ये पूरा एकदम NaOH पे बेस है, फुल उसके आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो इस पर आप बहुत ही अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जिसको आप N से रिप्रेजेंट करते हो, तो जब आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया है, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया है तो उसको क्या करना है, नंबर ऑफ आपके एवोगैड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको वहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स आसानी से मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला जो है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सो दैट आप नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो। तो चलते हैं बैक टू अवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है 120, तो अभी हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप कहोगे मैम ये वाला फॉर्मूला है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो एब्सोल्युटली यू आर राइट, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें मोलर मास निकालना होगा। तो अगर हम मोलर मास निकालते हैं, ठीक है, तो मोलर मास का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों चीज़ एक होते हैं, मोलिकुलर मास और मोलर मास। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आप क्या करोगे, कनेक्टेड फील करोगे। तो यहाँ पे आते हैं मोलर मास के। तो हमारे पास जो एंटिटी है वो क्या है, सोडियम है एक, प्लस एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो इसका हम लोग मास निकाल लेते हैं। तो सोडियम जो होगा वो आपका होगा 23, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन हो जाएगा 1। सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 40। पर यूनिट क्या लिखोगे, क्योंकि ये है क्या, मोलर मास है, तो यूनिट जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल हो जाएगी। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो कहा है, वो आप आसानी से अब निकाल सकते हो। अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट कि n बराबर क्या है आपका गिवन वेट। गिवन वेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 120 ग्राम है, और आपके पास मोलर मास जो आया है दैट इज 40 ग्राम पर मोल आया है। ठीक है, सो व्हाट, टचक टचक कट गया, और ये 4 1 जा एंड 3 टाइम्स। तो आपके पास n की जो वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होगा 120 ग्राम ऑफ NaOH, वो हो जाएगा यहाँ से 3 मोल। क्या हो जाएगा, 3 मोल, एंड दिस इज द आंसर। तो ये क्या है, एक आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी जाए या फिर कितने भी पॉइंट में क्यों ना दिए जाए, आप आसानी से निकाल सकते हो व्हेन यू नो दी कि आपके पास कितना ग्राम दिया है और आपको कंपाउंड दिया है, तो ऑब्वियसली उसका आप मोलर मास निकाल लोगे, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप यहाँ पे कितने मोल्स हैं आपके वो आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो जिन बच्चों का 3 आ रहा है वो एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की क्यों ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास इतने सारे हमने फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। वैसे भी केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इतने सारे फॉर्मूला है, तो ये एक और क्यों आया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है बड़ी बात कि जो एम्पेरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा, और क्या कह सकते हो, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको कंपाउंड के बारे में कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या आप समझ सकते हो इससे। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या बताता है आपको, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताता है, ये बताता है सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि ये आपको एक थोड़ा सा क्या कह सकते हो, सूचना या इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है वो किन किन एटम से मिल के बना है। ठीक है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो आपको बताता है कि अगर हाँ ये आपने मॉलिक्यूल उठाया है तो इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, ये फॉलोइंग एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी, वाटर, तो
आपको क्या पता चलेगा इसमें कि वाटर जो है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, ठीक है। और उसकी सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या, होल नंबर में आपको इसका रेशियो मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्पेरिकल फार्मूला के लिए वो ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नोटेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव इंटीजर होता है। दे प्रोवाइड द लोवेस्ट होल नंबर, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही थी कि लोवेस्ट होल नंबर का जो रेशियो पॉसिबल है किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में, उसके बारे में आपको एम्पेरिकल फार्मूला है या एम्पेरिकल मास जो है वो आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। अनलाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या डिफरेंस है, अनलाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे डू नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो बताता है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें जो एटम्स हैं वो उनकी फिक्स क्वांटिटी बताता है कि हाँ इतने एटम से मिलके आपका बना है, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। बट अगर हम बात करते हैं एम्पेरिकल मास की तो ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, ये बस हमें रेशियो बताते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यस ये एलिमेंट जो है ये कंपाउंड है, ये इन एटम से इनके रेशियो, इस रेशियो में ये प्रेजेंट है, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल और अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या समझ सकते हो कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, होल नंबर का कोई मल्टीपल होता है विद रिस्पेक्ट टू एम्पेरिकल फार्मूला। तो हम यहाँ से क्या बात कह सकते हैं वो भी हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हम MF लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये जो होगा वो क्या होगा, n टाइम्स, या n कोई भी इंटीजर है जिसका वो मल्टीपल होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये रिलेशन काम की आपको यहाँ पे पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह जो रिकमेंडेशन मैं देती हूँ कि आप जरूर इसकी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स के साथ साथ इसको डेली रिवाइज करेंगे तो केमिस्ट्री विल बी अ वेरी ईजी सब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो आपको क्या समझा यहाँ पे कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सिंपल मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फार्मूला का। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड टू हैव इक्वल या सेम एम्पेरिकल फार्मूला। यस, एब्सोल्युटली ये पॉसिबल है कि आपके दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो कोई नई बात नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपको बस सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है कि यस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इतने मात्रा में प्रेजेंट है। वो 1:1 के रेशियो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का कंपाउंड करें, वो मल्टीपल ऑफ कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है और जो फॉर्मूला आपको ध्यान देना है वो ये है। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप है। यस, अब हमारे पास आ गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि अभी हमने एम्पेरिकल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला का इनकॉर्पोरेशन देखा, तो वहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी जानकारी होनी यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और अभी हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन भी जब सीखेंगे तो हम बताएंगे कि जब आपका परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल का जो है इसका भी क्या रिलेशन है एंड वाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल किन किन एटम से बना है, कितने अमाउंट में आपका एटम प्रेजेंट है, यानी कि कितने फिगर में वो प्रेजेंट है वो आपको बताता है। यानी ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर फार्मूला शोज द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला अरेंजमेंट बताता है, बाकी जो आपका मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला कंपाउंड है दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दैट इज C6H12O6। क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ब्यूटेन अगर हम कहेंगे तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, C4H10। तो ये क्या हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ऑक्टेन अगर बोल दिया तो ऑक्टेन क्या हो जाएगा, C8 और H18। तो ये सारे आपके फॉर्मूला हैं जो आपके मॉलिक्यूल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपने अब समझ लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है, क्योंकि कहते हैं ना जब एग्जाम्पल पता रहता है ना तो चीज़ें और भी आसान हो जाती है। अभी हमने जो पढ़ा है वो थ्योरी पढ़ी थी, अब एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं और रिलेट करते हैं कि जो हमने सीखा है वो कितना हमें समझ में आया, ठीक है। तो मूव करते हैं, हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस लिखा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पे क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, उसका कैसे आप निकालोगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है दैट इज अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3
3। NH3 जो होता है वो आपका कहलाता है अमोनिया। तो अमोनिया है, अमोनिया क्या है, NH3 से बना है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या है, सेम NH3 है। ठीक है, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन किस उसमें फ्रैक्शन में प्रेजेंट है या कितने रेशियो में प्रेजेंट है, 1, और हाइड्रोजन जो है आपका 3। तो ये रेशियो और आप क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 1:3 1:3 है। तो इसीलिए अमोनिया क्या हो गया, यही हो गया। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, इसका भी क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपको यहाँ पे लग रहा होगा मैम क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों बताया जब दोनों का चीज़ सेम आ रहा है। पर बच्चे द एग्जाम्पल 3 आप इसको देखिए, जो है आपका ईथेन। अगर आप इसको देख रहे हो ईथेन को, ठीक है, तो इसमें देखिए वो डिफरेंस आपको दिखेगा। तो ईथेन होता क्या है, C2H6, क्या है, C2H6। अगर हम इसमें कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे तो बच्चे आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे कार्बन दिख रहा है 2 तो आपने लिखा 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो है 6 है। ठीक है, ये तो रेशियो है। क्या इस रेशियो को आप डिवाइड कर सकते हो, कट कर सकते हो? तो यस, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 2 1 जा टाइम जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम। तो अब आपके पास जो रेशियो आया है, दिस इज व्हाट इज नोन एज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी अब जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आप बनाओगे इससे वो क्या बन जाएगा, C 1 है और H क्या हो जाएगा 3। तो इसको मिथाइल मत बोल देना, ठीक है, मेथिल ग्रुप मत समझना। ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हो, यहाँ पे मीथेन जो मॉलिक्यूल है उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट होगा, इसमें कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, 3 प्रेजेंट होगा। तो इससे आप अभी जो मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर किया था, जो फॉर्मूला मैंने कहा था कि बच्चे ध्यान देना, यहीं पे मैंने लिखा था, वो क्या लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो कुछ n फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी, और यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है आपका ये है CH3। ठीक है, तो आप समझिए इसको, ये जो 2 फैक्टर है ये क्या कर देगा, ये C2 और H को क्या करेगा 6, और ये आपका है क्या, ये है आपका इथेन। ये बात आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ रही है कि सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है, और n फैक्टर जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मास जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी कहानी आपकी जो अभी आपने सीखा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है, ये है क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या है, फॉर्मूला क्या है, सिंपल एज दैट ऑफ योर ग्लूकोज, क्या होगा C6H12O6। तो यहाँ पे अगर कार्बन का हम रेशियो देख रहे हैं 6:12:6 है, तो क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो यस एब्सोल्युटली आप इसको कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की टेबल से कट रहा है, दिख रहा है, तो क्या है 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये फिर 1 टाइम। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बन के आया, यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप देखो क्या बनेगा, C, तो देखो C बना, H2, तो H2 और O, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब अगर सल्फर की बात करें तो क्या है, ये ऑक्टा एटॉमिक होता है, S8 हो गया, तो ये क्या हो गया, सल्फर से बना है, ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे मिल गया। बेंजीन की अगर हम बात करते हैं, बेंजीन, तो बेंजीन क्या होगा, बेंजीन CH, क्योंकि क्या है, अगेन कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो आप निकालिए, 6:6, 1:1, यानी 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, इसकी ये सिंपलेस्ट रेशियो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास कुछ अलग सब्सटेंस है, जैसे सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, एक फॉर्मूला यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, तो उसको आपने देखना है। तो इसका जो है ये NaCl और कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका जो रेशियो है वो भी सेम हो जाएगा, यही आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल जहाँ पे आपने समझा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आपस में रिलेटेड है, और वो फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया था उसको भी ध्यान में देना है। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और जो है कि आपका यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा,
जो हमने सीखा यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपसे कहीं पे भी कहा जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला आप निकालिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको इसको निकालने के लिए सिंपल से उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपसे कह दिया कि एम्पेरिकल मास निकालो, ठीक है, तो एम्पेरिकल मास भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एम्पेरिकल मास का मतलब आपने क्या समझा, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ गए तो एम्पेरिकल मास जो है ये भी आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीन को अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो बेंजीन आपका है क्या, तो बेंजीन था आपका C6H6, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको सिखाया कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, तो आपने क्या करना है, इसका रेशियो लेना है, तो वो क्या हो जाएगा 6:6 यानी 1:1 के रेशियो में जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CH आएगा। तो ये जो आया ये आपका आया एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इसी का जो मास निकाल लोगे तो वही हो जाएगा एम्पेरिकल वेट या एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी निकालना है। तो एम्पेरिकल मास जो होता है एम्पेरिकल फार्मूला का ही मास होता है। तो किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1। तो इसका एम्पेरिकल मास जो होगा वो क्या आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है 13, और हम इसको लिख देते हैं AMU, ठीक है। तो 13 यूनिट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया एम्पेरिकल मास। अगर हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है तो फॉर्मूला आपका क्या था, ये फॉर्मूला प्रेजेंट है, और इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एम्पेरिकल मास भी आप क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन यू नो द फॉर्मूला ऑफ इट, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूला पता है, एम्पेरिकल मास पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, तो उसका मास भी आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और रिलेशन जो आपको ध्यान देना है, अगेन मैंने आपको बताया है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि n बराबर जो होता है वो आपका होता है एम्पेरिकल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो n फैक्टर है, ये जो n है, ये आपका जो फैक्टर है, ये क्या होता है एम्पेरिकल मास से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो मास और जो मॉलिक्यूलर का मास है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आज इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और इसका प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होगे, साथ ही आप अपने टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो बेस्ड अपॉन दिस नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। एंड अगेन आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे, और ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर NIOS। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।